screen. So get ready with your notes copy. On every page, you have to write the header, date, subject, name, roll number, and section. So टर्बो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है उसको आप अपने हैंड्स ऑन रेडी करके रखिएगा। जैसे मैंने अभी जो लिंक शेयर किया है चैट में, उसके थ्रू जाके भी आप जो है टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर को ओपन कर सकते हैं। आई विल जस्ट गिव यू अ बेसिक आइडिया हाउ टू डू दैट। वेरी इजी है, बहुत ही आसान है। ये जो है टैब में जैसे मैंने ओपन करके रखा है, एंड दिस इज द लिंक ऑन द टॉप। आप देख रहे हैं लिंक है, द सेम लिंक आप जो है टाइप करके एंटर करेंगे तो ये आपको स्क्रीन मिल जाएगा। यहाँ पे जो बटन दिया है स्टार्ट ऑनलाइन, इसको क्लिक कर देंगे। So it will start the C++ compiler. So whatever programs I am displaying on the presentation screen, all those programs are tested on Turbo C++. So इसी पे आप टेस्ट करके जरूर देखेंगे प्रोग्राम्स को। ठीक, सो दिस इज द स्क्रीन। ये आपने सी प्रोग्रामिंग के वक्त भी देखा होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे आप कोई भी चीज़ प्रोग्राम को, जैसे मैं एक टेस्ट प्रोग्राम आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। बैच इंक्लूड iostream.h, बैच इंक्लूड on io.h, void main, clear screen, cout \n, welcome to C++, semicolon xch। ठीक, तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए रन में जाएंगे। कंपाइल में बिल्ड ऑल कर लेंगे पहले। रन में जाने के बाद यू कैन सी दिस आउटपुट स्क्रीन, वेलकम टू C++। ये आउटपुट स्क्रीन में मिल रहा है आपको। ठीक, सो जो भी प्रोग्राम्स मैं आपको बताते जाऊंगा इस पे आप लोग टेस्ट करते जाएं या इसको टाइप करते जाएं साथ साथ जो भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, होपफुली ये सबको समझ में आ गया है। ये होपफुली काफ़ी लोग ने यूज़ भी किया होगा पहले भी, फिर भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से याद रखिएगा। So let us go back to the presentation. Okay. So in the last class, we were seeing about the access modes. We had seen about the public access mode, private access mode, and protected access mode. So this is a simple program to understand how the access modes are working. So here you can observe that the class A is created. So ये code आप जो है you can type it as soon as you see it, you can type the code. तो यहाँ पे क्लास A करली ब्रैकेट में int I public, int j protected, int k private, int m. So अब ऑब्जर्व करेंगे, वेरी सिंपल टू ऑब्जर्व हियर इज दैट int I is not under any access mode specifier. So int I is a private member of class A, private data member of class A. पब्लिक कोलन लिख के नीचे में int j लिखा है, दैट मीन्स int j is a public data member of class A. प्रोटेक्टेड कोलन लिख के int k लिखा है, इसका मतलब k is a protected data member of class A.
और प्राइवेट कोलन लिख के एम लिखा है, इसका मतलब एम इज ए प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ क्लास ए। यहाँ पे आई एंड एम बोथ आर प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास ए। जे इज पब्लिक डेटा मेंबर, के इज protected data member. So by rule, we all know that private data members are not accessible outside the class. So आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जब क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया गया मेन फंक्शन के अंदर में, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। क्लास ए के ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद जब हम ऑब्जेक्ट डॉट करके मेंबर एक्सेस कर रहे हैं आई, so it is not allowed. The compilation error will take place because I is a private डेटा मेंबर ऑफ क्लास ए। सो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो एनी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डेटा मेंबर्स और एनी मेंबर, डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, इफ दे आर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, दे कैनॉट बी एक्सेस्ड यूजिंग मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो यहाँ पे ओबी डॉट आई करके जो है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट है, उसको यूज करके हम आई को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस विल क्रिएट ए कंपाइलेशन एरर। ओबी डॉट जे अगर लिख रहे हैं, जे क्या है, जे इज ए पब्लिक डेटा मेंबर। So if it is a public data member, then it can be accessed using the member access operator as a dot operator. So this is a valid statement. यहाँ पे क्या होगा, j का वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा, it will be changed to 20. So value of j inside object ob will be set to 20. उसके बाद आएगा ob डॉट के। ob डॉट के अगर हम यूज करते हैं, अगेन k is a private protected data member, so it cannot be accessed using the dot operator. So ये this will generate a compilation error. ob dot m, again it will generate a compilation error because m is a private data member of class A. So dot operator यूज करके इसको आप object dot लगा के access नहीं कर सकते, member access operator यूज करके access नहीं कर पाएंगे। So hopefully you understood this program. इसको आप जो है टेस्ट करके देखिएगा, आपको जो है क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक, इसी में किसको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? एनी क्वेश्चंस और डाउट्स रिलेटेड टू द प्रोग्राम दैट आई एम टेस्टिंग? नो सर। ओके फाइन, चलिए तो विल कंटिन्यू। तो टुडेज टॉपिक इज एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ ए क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट्स। ये हम लोग ऑलरेडी डॉट ऑपरेटर के थ्रू अपन ने करके देखा हुआ है, लेकिन उसको मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। तो द मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको याद रखिएगा कि बिना क्लास के ऑब्जेक्ट्स यूज करके आप मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। सो मेंबर्स मीन्स डेटा मेंबर्स एज वेल एज मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को अगर एक्सेस करना है तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के बिना, ऑब्जेक्ट के बिना आप नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट यूज करके आपको मेंबर एक्सेस सिंबल यूज करना पड़ता है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। सो देर आर टू मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स, वन इज द डॉट ऑपरेटर एंड सेकंड इज द एरो मार्क ऑपरेटर। ऑब्जर्व करें यहाँ पे, दिस इज द डॉट ऑपरेटर, सो पीरियड सिंबल भी बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं। और दूसरा जो है, जो मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दूसरा जो है इट इज एन एरो मार्क ऑपरेटर। एरो मार्क ऑपरेटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस साइन एंड ग्रेटर देन साइन। एरो मार्क ऑपरेटर इज ए combination of minus sign and greater than sign. So this is the dereferencing operator for pointer objects. So there are two ways in which we can access the members through objects. One is through the dot operator and second is through the arrow mark operator. Dot operator is meant for normal objects, yeah, for common objects, but arrow mark operator is meant for pointer objects. ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होता है, ये जो है नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के साथ आप यूज नहीं कर पाएंगे इसको। सिंटैक्स इज वेरी सिंपल, ऑब्जर्व द सिंटैक्स। क्लास नेम स्पेस, क्या स्पेस रहेगा बीच में, याद रखिएगा, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम सेमीकोलन। So this will create the object of the class. This we have seen already. Class name space object name creates the object of the class. That means this object acquires all the properties of the class. Then after we have created the object, after the object is has been created,
Then using the dot operator we can access the members. तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के बाद मेंबर नेम लिखा है. मेंबर नेम कैन बी एनी डेटा मेंबर और member function. Remember that only public members can be accessed using this dot operator. Object dot लगा के आप सिर्फ public members को access कर पाएंगे. Private and protected members cannot be accessed using this member access operator. तो member access operator जो है dot या arrow mark symbol, they cannot be used to access non-public members. Non-public members means protected and private members. सो सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को ही आप डॉट ऑपरेटर या एरो मार्क ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट्स. सो यहाँ पे बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ए नॉर्मल ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट ए स्पेशल ऑब्जेक्ट और पॉइंटर ऑब्जेक्ट और समथिंग एल्स. तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम इज द सिंटैक्स. फॉर पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स व्हाट इज द सिंटैक्स? पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स के लिए व्हेन यू क्रिएट अ पॉइंटर, ये वेरिएबल्स जैसे आप क्रिएट करते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. ऑब्जर्व करें यहाँ पे सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास नेम एस्टेरिक्स. एस्टेरिक्स ऑपरेटर इज, या जिसको मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल है उसको यूज करते हैं हम लोग पॉइंटर्स क्रिएट करने के लिए. सो क्लास नेम एस्टेरिक्स स्पेस, क्लास नेम एस्टेरिक्स के बाद एक स्पेस आएगा. क्लास नेम एस्टेरिक्स स्पेस, उसके बाद पॉइंटर ऑब्जेक्ट का नाम ABCD कुछ भी दे सकते हैं. आइडेंटिफायर रूल फॉलो करना पड़ेगा. कोई भी आइडेंटिफायर नेम कैन बी गिवन. दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफायर बिकम्स ए पॉइंटर. असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. न्यू करके जो है हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. स्पेस लगाना है, न्यू ऑपरेटर के बाद एक स्पेस आएगा. देन यू हैव टू मेंशन द क्लास नेम अगेन. यहाँ पे जो क्लास नेम आपने लिखा था सेम क्लास नेम यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा. बट हियर यू हैव टू यूज द ब्रैकेट्स. ये ब्रैकेट्स का सिंबल हम यूज क्यों करते हैं? इट इज एक्चुअली कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास. यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं या बिना आर्गुमेंट का भी ब्रैकेट्स हो सकता है. सो इफ आई एम यूजिंग ब्रैकेट्स विदाउट आर्गुमेंट्स दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू इन्वोक द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास. If I am using some arguments within the brackets, then it symbolizes that I am trying to invoke the parameterized constructors of the class. अब parameterized constructor क्या है, default constructor क्या है, हम बाद में देखेंगे. फिलहाल के लिए concept के लिए याद रखिएगा, this class name brackets means that we are trying to invoke the constructor of the class. So constructor of the class को invoke करना है तो class name use करना पड़ता है. So this class name should match with this class name that you have mentioned here to create the pointer object. So pointer object create करने के लिए क्या करना पड़ा है? Class name asterisk operator space pointer object का name equal to new space class name brackets and semicolon. ठीक, semicolon लगेगा. Clear? चलिए नेक्स्ट जो है पॉइंटर ऑब्जेक्ट. अब यह हम लोग डी रेफरेंस कर रहे हैं, इसका मतलब हम जो है मेंबर एक्सेस करने की कोशिश करें. देखिए नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में डॉट लगता है मेंबर एक्सेस करने के लिए. पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स में क्या लगेगा? एरो मार्क ऑपरेटर लगेगा, माइनस साइन एंड गर्दन सिंबल लगेगा एंड मेंबर नेम लगेगा. ठीक, पॉइंटर ऑब्जेक्ट, एरो मार्क, गर्दन सिंबल, मेंबर नेम. ठीक, सो ये सिंटैक्स को थोड़ा याद रखिए, इसको नोट डाउन करके रखेंगे. जैसे ही मैं स्लाइड दिखाता हूँ प्लीज नोट डाउन कर लेंगे स्लाइड्स के कंटेंट्स को, because I give enough time to write down the slides. I am explaining the slides completely. So please write down the syntax. Syntax main है, इसको write down करके रखें. Syntax for the normal object, syntax for the pointer object. क्योंकि हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें सभी चीजें एक साथ हम यूज करेंगे, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए. So note down the syntax for the normal object, class name space object name semicolon, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम सेमीकोलन. सेमीकोलन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर, उसको मिस नहीं करना है. फॉर पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्लास नेम एस्टेरिक्स ऑपरेटर स्पेस पॉइंटर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास नेम ब्रैकेट सेमीकोलन. उसके बाद उसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज करेंगे, एरो मार्क सिंबल, पॉइंटर ऑब्जेक्ट नेम, एरो मार्क, मेंबर नेम, सेमीकोलन.
ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, मैं एक प्रोग्राम को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके बाद। आई विल राइट द प्रोग्राम, यू ऑल्सो राइट द प्रोग्राम विथ मी, देन वी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुरंत के तुरंत आप मुझे बताइएगा। अभी फिलहाल इस सिंटैक्स को नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड में ऑब्जर्व करें कि अगेन टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन क्रिएट। सो टोटल हम लोग 4 टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक है नॉर्मल ऑब्जेक्ट, एक है पॉइंटर ऑब्जेक्ट, एक है रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और एक है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन क्रिएट? सिंपल ऑब्जेक्ट्स, पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स, रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स, एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन क्रिएट। सभी का काम सेम है, सिमिलर वर्किंग है, सभी का सेम वर्किंग है। दैट यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स वी कैन एक्सेस द मेंबर्स। मेन काम वही रहता है, वी कैन एक्सेस, वी शुड बी एबल टू एक्सेस द मेंबर्स। तो वही काम है। तो यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? रेफरेंस सी में आपने शायद रेफरेंस को पॉइंटर समझा होगा, लेकिन वैसा नहीं है। सी प्लस प्लस में अ पॉइंटर इज ए डिफरेंट थिंग एंड ए रेफरेंस इज ए डिफरेंट थिंग। पॉइंटर क्या होता है? इट कैन एक्वायर द एड्रेस ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट। अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट इज ए special kind of an object which can acquire the address of another object, but a reference does not acquire the address of a different object, but it can become the duplicate name for an existing object. Clear? Reference object क्या है? It becomes a duplicate name for an existing object. एक कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे एलियास देना है, उसका एक डुप्लीकेट नेम देना है, तो हम उसको रेफरेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल अगर है तो वेरिएबल का डुप्लीकेट नेम, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट नेम। तो ये सिर्फ एक डुप्लीकेट नेम देना होता है। रेफरेंस मतलब ही एक डुप्लीकेट नेम है। डुप्लीकेट नेम मीन्स दैट एक ही मेमोरी एड्रेस का अगर ऑलरेडी कोई नेम है, तो आप डुप्लीकेट नेम उसी मेमोरी एड्रेस का दे सकते हैं यूजिंग रेफरेंस। क्लियर? सो व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, वी आर एक्चुअली एक्वायरिंग मेमोरी स्पेस। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, तो इंट ए जैसे आपने डिक्लेयर किया है, तो वो क्या करता है? मेमोरी स्पेस एक्वायर करने लगता है, जिस मेमोरी स्पेस में इंटीजर वैल्यूज रखा जा सकता है, एंड दैट पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस इज गिवन द नेम ए, so that it can be uniquely identified by the symbol that we have created. Symbolic addressing बोलते हैं इसको। ठीक, तो हम सिंबल बनाते हैं हमारे इजीनेस के लिए। हम चाहे तो एड्रेसेस पे डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं, लेकिन एड्रेसेस हेक्साडेसिमल होते हैं, उनको रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ABCD रिमेंबर करना आसान होता है, इसलिए वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअली हेल्प अस टू रिमेंबर द मेमोरी स्पेसेस। मेमोरी स्पेस कहाँ है, उसको लोकेशन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, हमको सिर्फ उसका नाम याद रखना पड़ता है। दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी यूज सिंबॉलिक एड्रेसिंग। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने, जैसे अभी मैंने कहा कि इंट ए अगर बना है, उसका एक हेक्साडेसिमल एड्रेस होगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए याद रखिए, तो ए का नाम याद रखने से उसका वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नेम इज इजियर टू रिमेंबर rather than the address. So object name is nothing but the space where the object is acquiring the memory, और उसका एड्रेस जो है उससे इंटीग्रेटेड रहता है, कनेक्टेड रहता है। ऑब्जेक्ट का नेम आप जैसे ही रेफर करते हैं, तुरंत उस मेमोरी एड्रेस को आप रेफर करने लगते हैं। तो दिस रेफरेंस इज डन बाय द कंपाइलर। सो when we create an object, we are actually creating the name for an exit of a we are actually creating a name for a memory location in the system. अब ऑब्जेक्ट नेम तो आपने बना लिया, तो एक मेमोरी स्पेस पे एक्वायर हो गया, लेकिन अगर आप रेफरेंस बनाते हैं तो मेमोरी स्पेस एक्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसी मेमोरी स्पेस का दूसरा नाम बन जाएगा रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो रेफरेंस क्या होता है? सेम मेमोरी स्पेस का डुप्लीकेट नेम, इसको एलियस बोलते हैं। ठीक है? सो एलियस इज अ डुप्लीकेट नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग मेमोरी स्पेस।
तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, सिंटैक्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, इसको नोट डाउन करके रखना है कि पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, एक ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आपने बनाया, ऐसे ही जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी स्पेस मिलेगा, और मेमोरी स्पेस का नाम ये ऑब्जेक्ट नेम के साथ अटैच कर दिया जाएगा बाय द कंपाइलर। So this object name will now represent a memory space where the properties of the class will exist. So properties of the class क्या है? The member data and member functions they will exist. So वो पूरा का पूरा एरिया मेमोरी एरिया का नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट नेम। अब इस ऑब्जेक्ट नेम का भी अगर मेरे को एक और नेम देना है, रेफरेंस, एक डुप्लीकेट नेम देना है, तो हम कैसे बनाएंगे? क्लास नेम, सेम क्लास नेम यूज करना है, जो नाम जिस नाम से आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसी का नाम यूज करना है, क्लास नेम। लेकिन यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर लगेगा। एम्परसेंड ऑपरेटर, एम्परसेंड ऑपरेटर रिमेंबर याद रखिएगा, आपने कभी यूज किया होगा पॉइंटर्स जब आप यूज किए होंगे, कि एम्परसेंड ऑपरेटर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते थे। बट यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर का डिफरेंस मीनिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में है। देखिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, so the ampersand operator is in the left hand side of the assignment operator. That is why ampersand operator becomes a reference operator. रेफरेंस ऑपरेटर मतलब डुप्लीकेट नेम क्रिएशन वाला ऑपरेटर बन गया। अब रेफरेंस ऑपरेटर बना है, उसके बाद आप रेफरेंस का ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, जो भी नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, एनी नेम दैट यू रिप्रेजेंट, एनी आइडेंटिफायर यू रिप्रेजेंट becomes a duplicate name for the object that you put it on the right hand side of the assignment operator. असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जिस ऑब्जेक्ट का भी नाम आप लिखेंगे, उसी नाम का ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट एक डुप्लीकेट नेम बन जाएगा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट नेम जिस मेमोरी स्पेस का नाम है, उसी मेमोरी स्पेस का ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट भी नाम बन जाएगा, मतलब डुप्लीकेट नेम बन जाएगा, एलियस बन जाएगा। मतलब दोनों जो है ऑब्जेक्ट नेम और रेफरेंस नेम दोनों जो है एक ही मेमोरी एड्रेस को रेफर करेंगे। ठीक, तो ऐसे आप बहुत सारे रेफरेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं एक और रेफरेंस बना सकता हूँ सेम ऑब्जेक्ट का, एक और रेफरेंस बना सकता हूँ सेम ऑब्जेक्ट का। वी कैन क्रिएट मल्टीपल रेफरेंसेस फॉर द सेम ऑब्जेक्ट्स। तो मल्टीपल रेफरेंसेस मतलब मल्टीपल एलियासेस, मल्टीपल नेम्स फॉर द सेम मेमोरी लोकेशन। नया मेमोरी लोकेशन नहीं बनेगा, एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन पे ही डुप्लीकेट नेम असाइन होते जाएगा। So reference object is a duplicate name for the object name. So this reference object can be used to access the memory space for which it has become the duplicate name. तो ऑब्जेक्ट नेम का जो मेमोरी स्पेस था उसका डुप्लीकेट नेम रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज करके आप मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगा के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट नेम के रेफरेंस पे लिखा हुआ है। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट डॉट, अब डॉट ऑपरेटर जो है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डॉट ऑपरेटर हम यूज करते हैं वही मेंबर एक्सेस ऑपरेटर आप रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। रेफरेंस ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम, दिस इज मेंट फॉर मेंबर एक्सेस। उसके बाद आता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? जैसे एरे ऑफ आप बेसिक डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं, सेम जो है सिंटैक्स यूज करना है। यहाँ पे डेटा टाइप जो है उसके बदले में क्या लिख रहे हैं? क्लास नेम, बिकॉज क्लास नेम इज ए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो क्लास नेम स्पेस, क्लास नेम के बाद एक स्पेस आएगा, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये इंटीजर वैल्यू देना है। इट इज हाउ मेनी number of elements you want to assign to this array name. How many number of elements? How many number of elements का क्या मतलब होगा? How many number of objects that will be created? Is the number of objects that will be created. So number of elements is the number of objects that will be created. ये पूरा का पूरा array बनेगा और array का नाम क्या रहेगा? This array name that you have kept here. ये आइडेंटिफायर जो है विल बी यूज्ड टू रेफर टू कलेक्टिवली टू ऑल द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू हैव क्रिएटेड हियर। इसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिक वैल्यू देना है, दैट इज 5 लिखेंगे तो 5 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, 10 लिखेंगे तो 10 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, 1000 लिखेंगे तो 1000 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। अब जब ऑब्जेक्ट एरे बन गया,
ऑब्जेक्ट एरे नेम, इस नेम से आपने ऑब्जेक्ट एरे बना लिया, तो आपको अगर मेंबर एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर यूज करना है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज करना है। लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्ट एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट एरे आपने बनाया था, ऑब्जेक्ट एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर चालू हो जाएगा, 0 से शुरू होगा। 0 index number will represent the first object, 1 index number will represent the second object, 2 index number will represent the third object and so on. तो अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने बनाया है तो 0 से लेकर n-1 तक आप इंडेक्स नंबर्स दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स नंबर देने से वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको रेफर करने लगेगा। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को उस इंडेक्स नंबर पे, उस पर फिर आप डॉट लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर के मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। डॉट लगा के आप मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, एनी मेंबर यू कैन मेंशन विच इज पब्लिक। तो वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, पब्लिक मेंबर रहने से उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो दिस इज द सिंटैक्स फॉर द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग ने 4 सिंटैक्स देखा है। एक है सिंपल ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स, तीसरा है रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स, चौथा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो लेट्स सी एन एग्जांपल, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। आई विल शेयर द विंडो फर्स्ट। ठीक, आपको ये विंडो दिख रहा होगा, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। ठीक, ये एक सेकंड। So this is the screen that we are having now. यहाँ पे I will just give a very simple example. सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। सब लोग साथ साथ टाइप करते जाइए। सो फर्स्ट मैं ये सब हटा देता हूँ। शुरुआत के लिए क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h। दिस इज द हेडर फाइल फॉर इनपुट आउटपुट stream.h। ठीक है। सेकंड, हैश इंक्लूड con.io.h, console.io.h। ठीक, iostream.h जो है वो सी इन सी आउट के लिए यूज करेंगे। console.io.h जो है वो गेट सी एच और CLR SCR के लिए यूज करेंगे। सब लोग साथ साथ टाइप करते जाइए। उसके बाद लिखेंगे क्लास। रिजर्व कीवर्ड होने से क्लास जो है वो व्हाइट कलर में आ जाएगा। स्पेस लगाएंगे, उसके बाद कैपिटल ए लिखेंगे। सो हियर वी आर क्रिएटिंग अ क्लास whose name is capital A। ठीक, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे बताइएगा। ठीक, तो सभी लोग साथ साथ टाइप करते जाएं। क्लास ए लिखने के बाद करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और नीचे में एक स्पेस देके, लाइन स्पेस देके करली ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। दिस विल हेल्प अस टू डिफाइन द बाउंड्री ऑफ द क्लास ए। तो गलती नहीं होगा, बाउंड्री फिक्स कर देंगे। द बॉडी ऑफ क्लास ए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास ए। अब यहाँ पे I will create a public declaration. I will put a public declaration, public colon space. So this is public declaration. Public declaration में I will create a member function void f1 नाम से फंक्शन बना रहा हूँ। empty brackets open close, curly bracket open करेंगे, curly bracket close करेंगे। तो दिस विल, और एक स्पेस बीच में डाल देंगे। तो दिस विल बी, यहाँ पे अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन।
तो क्लास ए बनाया, क्लास ए के अंदर में पब्लिक डिक्लेरेशन दिया। पब्लिक डिक्लेरेशन के अंदर में हम एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, void space, void is the return type, space f1 is the name of the function, brackets open close, this is the input argument list which is empty, then comes the curly bracket open close which में space which is representing the definition of the function. यहाँ पे हम लिख देंगे cout \n f1। यहाँ पे आप जो है डबल कोट्स में जो भी स्ट्रिंग चाहे वो लिख सकते हैं और लास्ट में सेमी कोलन जरूर लगाएंगे। डबल कोट्स \n f1 ब्रैकेट्स लिखा है मैंने। सो इफ f1 इज गेटिंग इन्वोक्ड, अगर f1 एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट में f1 ब्रैकेट्स लिख के आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, void main बनाएंगे। void main का भी मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके बीच में स्पेस डाल रहा हूँ। सभी लोग टाइप कर लीजिए void main, void space main, नॉर्मल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, बीच में स्पेस लाइन स्पेसिंग। अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। सो मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। अब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना शुरू करते हैं, कैपिटल ए। सो नाउ I am going to create a normal object, capital A space OB1. So now what I've done, I have created OB1 as the object of class A. OB1 becomes the object of class A. So now using OB1, I can access the member function F1. Why? Because member function F1 is a public member function of class A and OB1 is an object of class A. So using the object of class A, I can access the member function F1. So OB1 dot F1, हमने member access operator dot, देखिए कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है, member access operator dot operator यूज करके हमने OB1 ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए F1 member function को कॉल किया। नाउ इफ यू रन दिस पर्टिकुलर कोड, आप इसको रन करके देख सकते हैं, रन करके देखिए। सॉरी, अब गेट सी एच लगाना पड़ेगा, लास्ट में गेट सी एच लगा देता हूँ। गेट सी एच इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आउटपुट स्क्रीन से तुरंत अपन कोडिंग स्क्रीन में वापस आ जा रहे हैं। गेट सी एच से क्या होगा कि वो बाहर में आउटपुट स्क्रीन में वेट करेगा टू गेट अ कैरेक्टर। तो कोई भी कैरेक्टर आप टाइप करें, चाहे वो कोई भी की आपको प्रेस कर दें, दैट विल बी अ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर एंटर होते ही वो जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो वो तब तक आउटपुट स्क्रीन में रहेगा जब तक आपने कुछ कैरेक्टर टाइप नहीं किया है या कोई की तो प्रेस नहीं किया हो, तब तक वो बाहर आउटपुट स्क्रीन में अटका रहेगा। तो लेट अस रन इट अगेन। ठीक, अभी 2 बार रन हो गया था, इसलिए तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, CLR डाल देते हैं ऊपर में। CLR इज यूज फॉर क्लियर स्क्रीन, पुराने आउटपुट को हटाएगा, जो भी लेटेस्ट आउटपुट है वही दिखाएगा। अभी अपन जब रन कर रहे थे तो आपने देखा होगा पुराने आउटपुट्स भी दिखा रहा था। तो CLR विल क्लियर द स्क्रीन। अब हम ऑब्जेक्ट बनाया OB1 नॉर्मल ऑब्जेक्ट, OB1 डॉट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर F1 यूज करके हमने मेंबर फंक्शन कॉल किया। लेट अस सी द आउटपुट, रन कर रहे हैं। तो सबका आउटपुट ये मिलना चाहिए, F1 जो है वो रन हो गया, सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, because the only reason is that F1 is a public member function of class A and OB1 is a object of class A. So that is why OB1 dot F1 is a valid statement. Otherwise ये invalid हो जाता। चलिए ये हो गया, हमने नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे A*P। तो कैपिटल A is the class name,
स्पेस लगाया एस्ट्रिक्स पी, ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एस्ट्रिक्स स्पेस पी, दोनों वैलिड सिंटैक्स है। तो जनरली हम लोग ये लिखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा सही है देखा जाए तो, ए एस्ट्रिक्स स्पेस पी। तो पी इज ए पॉइंटर ऑफ क्लास ए टाइप, पी इज ए पॉइंटर ऑफ विच टाइप, क्लास ए टाइप। इसका मतलब पॉइंटर पी के अंदर हम क्लास ए के ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, क्लास ए के ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखें, पॉइंटर पी लिख दिया अपन ने, इक्वल टू एड्रेस ऑफ OB1, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉइंटर पी इज गेटिंग द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट OB1, ऐसे लिख सकते हैं। इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट, ए एस्ट्रिक्स पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ OB1। रिमेंबर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में है। When the ampersand operator is in the right hand side of assignment operator, it becomes an address of operator. And if it is in the left hand side of ampersand assignment operator, it becomes a reference operator. यहाँ पे a asterisk p equal to ampersand OB1 जब हम लिखते हैं, तो address of OB1 gets stored inside the pointer p, which is a object pointer of which is capable of pointing towards a type objects. पॉइंटर पी ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो नोट डाउन करके रखें, पॉइंटर पी इज ए पॉइंटर ऑब्जेक्ट विच इज केपेबल ऑफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास ए। याद रखिएगा, पॉइंटर जो होता है उसका डेटा टाइप हमेशा इंटीजर होता है, अनसाइंड इंटीजर। पॉइंटर का खुद का डेटा टाइप हमेशा अनसाइंड इंटीजर होता है। क्या रीजन है? बिकॉज पॉइंटर्स कैन स्टोर एड्रेसेस ओनली, pointers can only have addresses, so that's why the addresses are hexadecimal, which are unsigned integer values. So that's why pointers are always unsigned integers, but we can make them capable of pointing towards addresses of objects, of addresses of any variables. So यहाँ पे जो हम लोग ने पॉइंटर बनाया है, that is capable of pointing towards addresses of objects who are of type A, जो A टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एड्रेसेस की तरफ ये पॉइंटर P पॉइंट कर सकता है। तो ऑब्जर्व करें, OB1 इज ऑफ टाइप A, OB1 इज ऑफ टाइप A, देखिए A स्पेस OB1 लिखा है ना, तो OB1 का टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, कैपिटल A। इसीलिए एड्रेस ऑफ OB1 कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द पॉइंटर P because it is capable of only pointing towards addresses of type A objects, of type A objects, ठीक है, क्लास टाइप A ऑब्जेक्ट्स की तरफ ही पॉइंट करने के लिए बना हुआ है। तो P के अंदर में एड्रेस ऑफ A आ गया। हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे जैसे मैंने सिंटैक्स में आपको बताया था, A एस्ट्रिक्स, जैसे मैं P2 करके एक बना रहा हूँ पॉइंटर, इक्वल टू न्यू ऑपरेटर A ब्रैकेट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वैलिड। अब ये फॉर्मेट क्या मतलब हुआ इस फॉर्मेट का? इस फॉर्मेट का मतलब हुआ, न्यू ऑपरेटर जब यूज होता है, याद रखिएगा, व्हेन न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड, न्यू मेमोरी एलोकेशन इज डन, न्यू मेमोरी एलोकेशन विल बी डन। सो नया मेमोरी एलोकेट हो रहा है किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए? देखिए ऑब्जेक्ट्स का क्या है, ए टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए। एक ए टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में और उसको नया मेमोरी स्पेस मिलेगा। सो न्यू ए ब्रैकेट्स लिखने से one object of type A will be created inside the memory, and that memory address will be returned back, और ये memory address कहाँ पे जाएगा? P2 के अंदर चला जाएगा। ये जो है memory address P2 के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो न्यू ए ब्रैकेट्स लिखने से क्या हो रहा है कि नया मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, और वो मेमोरी स्पेस जो है क्या रख सकता है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट, क्योंकि अपन ने यहाँ पे ए ब्रैकेट्स लिखा है, तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट रख सकता है, और वो जो एड्रेस है वो किसको मिलेगा, P2 को मिलेगा। तो नाउ P2 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द न्यूली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट
newly allocated memory space for the object of class A. P2 is pointing towards the newly allocated memory space created for class A. ठीक है, so this is also a valid syntax. अब हम चाहें तो हम p arrow mark f1 लिख सकते हैं, वैलिड सिंटैक्स. हम चाहें तो p2 arrow mark f1 लिख सकते हैं. अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि p arrow mark f1 लिखने का मतलब है p कहाँ पॉइंट कर रहा है, OB1 की तरफ. ये OB1 का f1 कॉल कर देगा. ठीक है, ये जो है OB1 का जो f1 है उसको कॉल कर देगा, जो OB1 का f1 कॉल कर देगा. ठीक है, इज इक्वल टू राइटिंग OB1.f1. ठीक, सो p arrow mark f1 का क्या मतलब हुआ? p मेंबर एक्सेस f1, तो मेंबर किसका एक्सेस करेगा? वो p के पास एड्रेस है ऑब्जेक्ट OB1 का, तो OB1 का f1 को कॉल कर देगा. तो p arrow mark f1 इज इक्वल टू राइटिंग OB1.f1. ठीक है, सो p arrow mark f1 इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट OB1 का f1 को कॉल कर रहा है. जो ये स्टेटमेंट अपन यहाँ पे लिखा था, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है. ये स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा था वही स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है, लेकिन इन इनडायरेक्ट वे. ठीक, पॉइंटर का यूज है इसलिए हम लोग इस चीज को कर सकते हैं, हम लोग और बाद में और डिटेल में देखेंगे. तो ये एक सिंटैक्स हो गया. दूसरा सिंटैक्स जो लिखा है वो भी करेक्ट है. p2.f1, p2.f1 से क्या होगा? ये f1 कौन सा कॉल करेगा? ये जो न्यूली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस था ऑब्जेक्ट के लिए, न्यू ए ब्रैकेट से क्या होगा? अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड एंड अ मेमोरी स्पेस विल बी एलोकेटेड फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए. अब उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? वी डोंट नो, नेम इज अननोन. तो अननेम्ड इंस्टेंस, तो क्या बोलेंगे? अननेम्ड ऑब्जेक्ट या अननेम्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास ए विल बी क्रिएटेड. उसके तरफ p2 पॉइंट करेगा, p2 विल पॉइंट टुवर्ड्स दैट अननेम्ड इंस्टेंस, और उसी अननेम्ड इंस्टेंस का f1 फंक्शन कॉल हो जाएगा. उसी अननेम्ड इंस्टेंस का f1 फंक्शन कॉल हो जाएगा. ठीक है, सो जो अननेम्ड इंस्टेंस है उसी का f1 फंक्शन कॉल हो जाएगा. तो अननेम्ड इंस्टेंस है उसी का f1 फंक्शन कॉल हो जाएगा. और अननेम्ड इंस्टेंस कहाँ पे बना हमारा? न्यू ऑपरेटर के कारण अननेम्ड इंस्टेंस बना. अननेम्ड, उसके इंस्टेंस है लेकिन नाम नहीं है उसको, उसको कोई नाम नहीं है. ठीक है, सो दैट अननेम्ड इंस्टेंस विल हैव द रेफरेंस p2, मतलब उसके तरफ जो है वो पॉइंट करेगा, p2 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट. तो p2 एरो मार्क f1 बोलने से वो अननेम्ड इंस्टेंस का f1 को कॉल कर देगा. ठीक है, सो लेट अस रन द प्रोग्राम. सभी लोग रन करके देखिए. ठीक है, 3 बार f1 कॉल हो गया. ये पहला f1 जो है वो ऑब्जेक्ट, नॉर्मल ऑब्जेक्ट. दूसरा f1 जो है वो पॉइंटर p जो है पॉइंट कर रहा था OB1 की तरफ, उसका f1 कॉल हुआ है. और तीसरा f1 जो है, जो अननेम्ड इंस्टेंस का f1 है, वो कॉल हो रहा है यूजिंग p2. ठीक है, अब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं. एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे मैं बना रहा हूँ AR स्क्वायर ब्रैकेट्स से 3. तो यहाँ पे क्या बनेगा? AR स्क्वायर ब्रैकेट 3 जैसे लिख दिया, 3 unnamed instances of class A will be created. Okay? 3 unnamed instances of class A create होगा, और ये तीनों unnamed instances जो है consecutive memory locations में बनेंगे. ये जो मैं पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ इसको नोट करते जाइए, स्लाइड्स में नहीं है. ठीक है, दिस एग्जांपल वी आर डूइंग हियर ओनली, इट इज नॉट इन द स्लाइड्स. तो हमने यहाँ पे अभी क्या लिखा, ऑब्जर्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. AR स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा है. Here 3 unnamed instances of class A will be created, and all these 3 instances will be created in consecutive memory locations, and the starting address of those consecutive memory location
will be assigned to AR. तो AR क्या है? एरे नेम, रिमेंबर ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, सी में आपने पढ़ा होगा. एन एरे नेम इज ए पॉइंटर which points towards the first location of the array. So यहाँ पे AR is the array name, is an array of objects. Why? Because A उसका डेटा टाइप है कैपिटल A, क्लास टाइप है, कैपिटल A इज ए क्लास. सो AR जो है वो नॉर्मल डेटा टाइप नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का आइडेंटिफायर है, इसलिए वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा. AR is an array of objects. AR is the array name, so it is the pointer which has the address of the first location of the array. The array is of 3 elements, and all the 3 elements will have objects of class A inside them. 3 memory location, consecutive memory locations having the ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास ए. इंडिविजुअल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहेंगे 3 लोकेशंस में, तीनों मेमोरी लोकेशंस कनेक्टेड रहेंगे. स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस AR के पास रहेगा. तो AR यूज करके हम इंडेक्स नंबर यूज करके उन ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर लगा के. Indexing starts from 0. So AR square bracket में 0 represents the first object in the array. AR square bracket में 0 represents the first object in the array because indexing starts from 0. So AR square bracket में 0 F1. It will call the F1 member function of first object in the array. तो ऑब्जेक्ट का पहला जो एरे का पहला ऑब्जेक्ट है उसका F1 कॉल हो जाएगा. सिमिलरली AR1 डॉट F1 क्या होगा? यू कैन गेस नाउ व्हाट इट विल कॉल. It will call the F1 function of which object? Second object in the array. It will call the F1 function of second object in the array. AR2 index number 2 dot F1. You can guess it correctly now. It will call the F1 function of third object in the array. ठीक है. AR3 ये हम लोग को करना चाहिए क्या? हम लोग को नहीं करना चाहिए. वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे. AR स्क्वायर ब्रैकेट में 3 करके डिक्लेयर किया था. वी हैव ओनली क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स, सो वी शुड एक्सेस ओनली 3 ऑब्जेक्ट्स 0 1 2 ओनली. 3 अगर AR3 यूज करेंगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट रेफर होना शुरू होगा? 4th ऑब्जेक्ट. तो एक नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है. इससे आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या रन टाइम में एरर्स फेस करने पड़ सकते हैं. ठीक है. सो ये चीज को ध्यान में रखिएगा. इंडेक्सिंग जो है आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए. फिर तो लेट अस रन द प्रोग्राम. तो टोटल हमको क्या क्या कितने सारे आउटपुट मिलेंगे? यहाँ पे एक आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे F1 कॉल होगा, एक F1 यहाँ दिखेगा हमको, एक F1 यहाँ दिखेगा हमको, एक F1 यहाँ दिखेगा आउटपुट में, ठीक. एक F1 यहाँ दिखेगा आउटपुट में, एक F1 यहाँ दिखेगा आउटपुट में, और एक F1 यहाँ दिखेगा. ठीक है. सब लोग टाइप करते जाएंगे तो तुरंत तुरंत समझ में आते जाएगा. सो टोटल हाउ मेनी F1s विल गेट द आउटपुट? 1 2 3 4
5 and 6. ठीक है, चलिए लेट्स रन द प्रोग्राम. आउटपुट देखिए कितना सारा F1 दिख रहा है. 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल 6 F1 हमको दिख रहा है. सभी का आउटपुट मिलना चाहिए. ठीक है, सब लोग अगर टाइप कर रहे हैं साथ साथ मेरे तो सबका आउटपुट मिलेगा. इत्मीनान से टाइप करेंगे, ध्यान से टाइप करें, कोई सिंटैक्स एरर मत करिएगा. ठीक है, हेलो तो ये सर. प्रोग्राम का जो है, एक सेकंड. हेलो सर. हाँ हाँ, सही है. सर वो इंस्टेंस वाला नहीं समझ में आया सर. कौन सा? एक सेकंड ना, मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, बताइएगा. यहाँ पे, यहाँ कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है वो कमेंट अननेम्ड इंस्टेंस जिसमें कमेंट है सर. यहाँ पे है ना. ए एस्टेरिक्स P2 इक्वल टू न्यू ए ब्रैकेट्स. क्लियर. अब इसमें क्या लिखा है इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करेंगे. न्यू ऑपरेटर को बहुत ध्यान से याद रखना है. जैसे सी में मैलॉक ऑपरेटर था, एग्जैक्टली वही न्यू ऑपरेटर का काम है. आइडिया बहुत सिंपल है. इट इज अ वेरी सिंपल आइडिया. न्यू ऑपरेटर is used to allocate memory space. New operator is used to allocate new memory space. जब हम न्यू मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि उस मेमोरी स्पेस में कौन सा डेटा टाइप स्टोर होने वाला है. तो न्यू के बाद एक स्पेस लगाना पड़ता है, उसके बाद हम डेटा टाइप बताते हैं. अगर यहाँ पे मैंने इंट लिखा होता तो इंटीजर डेटा टाइप हो जाता, फ्लोट लिखा होता फ्लोट हो जाता, डबल लिखा होता तो डबल हो जाता. लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल ए, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है. तो जैसे ही मैंने कैपिटल ए लिख दिया, दैट मीन्स आई वांट अ मेमोरी स्पेस विच शुड कंटेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए. ठीक है, सो ए ब्रैकेट्स लिखने से क्या होता है, हम उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं एक्चुअली. ठीक है, सो मैं बाद में बताऊंगा कंस्ट्रक्टर के मतलब क्या होते हैं. बेसिकली याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर का यूज है टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स. तो जब नया ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है. तो हम यहाँ पे ए ब्रैकेट्स लिख के हम क्या बता रहे हैं कि आप अब न्यू ऑपरेटर का क्या मतलब है, न्यू मेमोरी स्पेस एलोकेट होना है. न्यू मेमोरी स्पेस एलोकेट करना है, किसके लिए करना है, ए ब्रैकेट्स के लिए. ए ब्रैकेट्स मीन्स नया ऑब्जेक्ट बनना चाहिए क्लास ए का, और उसके लिए नया मेमोरी स्पेस एलोकेट करो. तो कंपाइलर नया मेमोरी स्पेस बनाएगा, उसमें ए क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाएगा और उसमें स्टोर करेगा. ए क्लास के ऑब्जेक्ट को बना के उसमें जैसे ही रखेगा तो उसके तुरंत क्या होगा, दिमाग में क्या आ गया, इसका नाम क्या रखें. नाम तो मैंने कुछ बोला नहीं, हमने तो कहीं पर नहीं बताया कि क्या नाम रखना है उसका. तो अगर मैंने उसका नाम नहीं बताया है तो वो क्या हो गया, अननेम्ड. वो नया मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, उसमें क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट को बनाएगा और उसको वही रख देगा, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, उसका सिर्फ एड्रेस है, हेक्साडेसिमल एड्रेस है उसके पास. सिंबॉलिक एड्रेसिंग उसकी हुई नहीं. ठीक है, तो सिर्फ सर उसका जो सर है. पी हाँ, P2 नेम नहीं है उसका. P2 क्या है सर? नहीं, P2 उसका नाम नहीं है. ठीक है, वो एक्चुअली में अननेम्ड है. P2 क्या कर रहा है, ये जो न्यू ऑपरेटर होता है ना, दैट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द न्यूली एलोकेटेड स्पेस. जो नया स्पेस अभी एलोकेट हुआ था अभी उसका जो एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है, वो रिटर्न बैक करता है. और कहाँ आके स्टोर होगा, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए लगाया है क्योंकि स्टोर करना है. तो P2 के अंदर में आके एड्रेस स्टोर होगा. देखो ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं हो रहा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. P2 के अंदर में न्यूली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस का एड्रेस आया है, हेक्साडेसिमल एड्रेस, अनसाइंड इंटीजर वैल्यू, हेक्साडेसिमल एड्रेस आया है. P2 के अंदर में ऑब्जेक्ट नहीं आ गया, वो ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है. ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वो अननेम्ड है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन हेक्साडेसिमल एड्रेस जरूर है. P2 के पास क्या है, वही हेक्साडेसिमल एड्रेस है. तो P2 के पास अगर हेक्साडेसिमल एड्रेस आ चुका है तो P2 नाउ पॉइंट्स टुवर्ड्स दैट मेमोरी एड्रेस. एंड लकीली
दैट मेमोरी एड्रेस कंटेन्स द ऑब्जेक्ट। इसलिए हम बोलते हैं कि P2 पॉइंट्स टुवर्ड्स द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट या न्यूली क्रिएटेड अननेम्ड इंस्टेंस। तो इंस्टेंस जो है अभी भी अननेम्ड है, P2 उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, बस P2 को उसका रेफरेंस मिल गया। ठीक है, आइडिया समझ में आया? यस सर। ठीक। सो ये प्रोग्राम को आप लोग सब लोग रन करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम एकदम फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर एक्सेस। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने अभी कोड को कॉपी करने का कोशिश तो किया है, मुझे डाउट लग रहा है इसमें शायद कॉपी नहीं होगा, फिर भी यहाँ से तो मैं कॉपी कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं कोशिश करके देखता हूँ मेरे नोट पैड में आता है क्या। तो यहाँ से तो बाहर ही नहीं आ रहा, एक सेकंड। हाँ, ये एक्चुअली उसमें से नहीं कॉपी नहीं हो रहा है, तो आई कैन गिव यू द स्क्रीनशॉट होपफुली। एक मिनट, तो मैंने स्क्रीन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी ने अगर लिखा नहीं है तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है आप अपने इसको रन करके ज़रूर देखिएगा। जो मैंने आपको समझाया उसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। अ, ठीक, आई विल कम बैक टू द प्रेजेंटेशन स्लाइड। ठीक है, सो अप टिल नाउ वी हैव डन द बेसिक ऑब्जेक्ट, पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स, रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो ये एक एग्जांपल था जिसको मुझे आपको बताना था। ठीक, टाइम कंप्लीट हो गया, ओवर ओवर टाइम हो गया, सो आई विल स्टॉप द प्रेजेंटेशन हियर। एक होपफुली पॉइंट्स आर क्लियर।